शुरू डीआरडीओ ने 48 घंटे में किया तैयार, मरीजों को मिलेगी मदद। कोरोना से महायुद्ध में जुटे देश के टॉप डॉक्टर जो सिखाते हैं कोरोना से लड़ना। कोरोना से लड़ाई में क्या करे इंडिया? इंडिया वर्सेस कोरोना ई कॉन्क्लेव आज दिन भर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। एबीपी न्यूज पर कोरोना वर्सेस इंडिया जारी है। देश के बड़े डॉक्टर्स लगातार आपको बता रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ें। इस घंटे में हम बात करेंगे कि कोरोना की दूसरी लहर का कसूरवार कौन है। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं संजय राय जी, जो कि एम्स के इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं। दूसरे जो मेहमान हैं हमारे साथ वो है मणिंद्र अग्रवाल, प्रोफेसर हैं आईआईटी कानपुर के। जो तीसरे गेस्ट हैं वो हैं रमन गंगाखेडकर। आप भली भांति इनको पहचानते होंगे। आईसीएमआर के महामारी विज्ञान और संक्रामक रोग विभाग के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। अंशुमान कुमार जी निदेशक हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। और हमारे साथ ये जो पैनल जुड़ रहा है, इससे हम जानेंगे कि कैसे कोरोना अपना रूप बदल रहा है और क्यों कोरोना के नए म्यूटेंट्स रोज सामने आ रहे हैं और अलग अलग जिस तरीके से कहा जाए कि असर मरीजों के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ये एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला। सुबह से ही हमारा ये कॉन्क्लेव लगातार जारी है। हमारी कोशिश है कि हम दर्शकों तक उनके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब आपके जरिए पहुंचा सकें। तो चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं और शुरुआत मैं करूंगी इस समय रमन गंगाखेडकर जी से। रमन गंगाखेडकर जी, आईसीएमआर के साथ आप जुड़े हुए हैं, आपके चेहरे से देश भलीभांति परिचित है। मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से ये म्यूटेंट रोज अपने स्वभाव को बदल रहा है, क्या अब ये जरूरत हो गई है कि वैज्ञानिकों को पूरी ताकत के साथ लगना होगा इस देश के और इसको पकड़ना होगा और फिर उसके बाद आगे की रणनीति तय करनी होगी, क्योंकि तीसरी लहर की भी बात हो रही है? नहीं, देखिए, दो चीजें बोलूंगा। ये म्यूटेंट तैयार होना, ये विषाणु का स्वभाव होता है। हर म्यूटेंट जो तैयार है वो कोई बहुत हमको तकलीफ देगा ऐसे नहीं होता, लेकिन हमको उस म्यूटेंट्स के ऊपर नजर रखना पड़ेगा जीनोमिक सर्वेलेंस करके। और वो जीनोमिक सर्वेलेंस में अगर हमने उसको पकड़ लिया तो वो हमारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को देके उसके खिलाफ वैक्सीन बनाने की, अगर उस किस्म का खतरनाक कोई म्यूटेंट निकला तो हमको बनाने के लिए उनको बोलना पड़ेगा। अब रही बात ये दूसरी वेव और तीसरी वेव, मुझे लगता है जब ये दूसरी वेव का पीक आया नहीं है तो हमने तीसरी वेव के बारे में सोचना ये शायद अभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमको एक सोचना पड़ेगा आज की जो किल्लत है, आज जो हॉस्पिटल में बेड चाहिए, आज जो हम बोलते हैं मेडिकल सप्लाई चाहिए, उससे ही हम जूझ रहे हैं। अब हम हमारे एफर्ट्स उसके तरफ कंसंट्रेट करें कि ये सेकंड वेव से हम कैसे लड़ेंगे, ना कि कल वो थर्ड वेव से हम क्या करेंगे। ठीक है। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल आईआईटी में है, प्रोफेसर आईआईटी कानपुर में। मणिंद्र अग्रवाल, ये जो दूसरी लहर आई, अगर मैं इसका साइंटिफिक जवाब आपसे चाहूं तो कौन जिम्मेदार जो इस तरीके की स्थिति यहां देश में पैदा हो गई है? देखिए, इसको किसी एक एंटिटी को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, जितने लोग देश के नागरिक हैं, लगभग सभी, चाहे सरकार हो चाहे हम आम जनता हो। क्योंकि एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान देने की है कि आगे भविष्य में क्या होगा। कोरोना की दूसरी लहर, कुछ लोग बात करते हैं कि क्यों नहीं पहले से पता चला कि इतनी तेज लहर आएगी। ये जो एक्सरसाइज होती है मॉडलिंग द्वारा की जाती हैं, वो भविष्य को बताने के लिए हमेशा कारगर हो या आवश्यक नहीं है। आप वेदर प्रेडिक्शन को चाहे देख लीजिए या किसी भी तरह के मॉडलिंग जो भविष्य के बारे में होती है, सही हो सकती हैं लेकिन गलत भी हो सकती हैं। और कोरोना जैसी नई बीमारी जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है इस समय, उसका भविष्य बताना आसान काम बिल्कुल नहीं है। तो ये बात जरूर थी कि कोई भी तैयारी उससे नहीं थी, क्योंकि किसी को अंदाज है ही नहीं था कि इतनी तेजी से आएगी ये लहर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है इसमें कि तेजी, इतनी तेजी से एक महीने में 5 गुना केस हुए। और उसका एक बड़ा कारण
एक तो म्यूटेंट था, जो नया म्यूटेंट आया। दूसरा बड़ा कारण था कि हम सब लोग फरवरी के महीने में सबको लगने लगा कि अब कोरोना समाप्त हो गया है, देश में वैक्सीन आ गई है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। जितना सब मास्क छोड़ के बड़ी बड़ी पार्टीज में, शादियों में, कुल मिलाकर सरकार की अपनी जिम्मेदारी कि जब यूके में और यूरोप में ये दूसरी लहर का कहर आ गया था तो हम क्यों नहीं इसको प्रेडिक्ट कर पाए। दूसरा, नागरिकों ने इसको बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिए, शादी ब्याह पार्टियां सब शुरू हो गई। तो कुल मिलाकर सभी लोग जिम्मेदार हैं आज जहां पर ये देश खड़ा हुआ है। अंशुमन कुमार जी निदेशक हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी धर्मशिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। अंशुमन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बहुत लोगों में ये देखने को मिल रहा है कि जब हम टीका लगा दे रहे हैं, यानी वैक्सीनेशन हो जा रहा है, उसके बाद जब वो 1 महीने बाद दोनों डोजेस के 1 महीने बाद जब वो टेस्ट करा रहे हैं तो एंटीबॉडीज नहीं पैदा हो रही हैं। ऐसे केस में क्या करना चाहिए? जी देखिए, हर टीका ने, कंपनी ने ट्रायल के बाद आपको बता दिया है कि 70, 72, 75, 80% हर कंपनी के अपने अपने अलग हैं, इतने % में प्रतिरोधक क्षमता बनेगी। इसका मतलब ये है कि हर केस में इम्यूनोजेनिक रिस्पांस, जिसको टेक्निकली हम कहते हैं, वैसा नहीं हो सकता है। मतलब शरीर का ही काम है एंटीबॉडी तैयार करना, सिर्फ टीका में आपको वैक्सीन इन द फॉर्म ऑफ एंटीजन पहुंचाया जाता है। ठीक है। तो जिनमें एंटीबॉडी नहीं बनी, हालांकि इसकी लंबी बहुत लार्ज स्टडी की जरूरत है कि एंटीबॉडी प्रोटेक्शन लेवल एक्चुअल IgM है, IgG है, दोनों का कंबाइंड है और कितना चाहिए, लेकिन नहीं बनना, वो 30% या 25% वाले खेपे में पड़ते हैं। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं टीकाकरण के बाद भी आप एडवाइजरी प्रोटोकॉल को फॉलो करें। पता नहीं है कि आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बनी है या नहीं बनी है। हाँ, तो आप क्या ये कह रहे हैं कि अगर टीका लगवाएं हम तो उसके बाद हम अपनी एंटीबॉडीज के लिए ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं कि वो बना है या नहीं बना है, और अगर नहीं बना है तो फिर उसके लिए आगे क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा जरूरी है? नहीं जी, इस तरह से अभी गवर्नमेंट ने एडवाइजरी नहीं जारी की है, ना हमारे पास इतनी फैसिलिटी है सब में एंटीबॉडी टाइटर करें। स्टडी के तहत कई कंट्री में ये स्टडी चल रही है कि वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडी टाइटर करके देखो कितने दिन के लिए रही और कितनी मात्रा में रही। 2 स्टडी चल रही है जी। वो हिंदुस्तान में भी आए दिनों में। पहले अभी हम वैक्सीनेशन पे फोकस करें, वैक्सीनेशन मैक्सिमम लोगों को जल्द से जल्द लगा लें, उस पर हमारा फोकस अभी होना चाहिए। ठीक है, अब मैं डॉक्टर संजय राय का रुख करना चाहूंगी, जो कि एम्स के इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं। डॉक्टर संजय राय, अब ये वक्त की जरूरत है कि वैज्ञानिकों को पूरी ताकत के साथ लगना होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये म्यूटेट कर रहा है वायरस और फेटल होता जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जीनोम सीक्वेंसिंग, अब इसके जरिए से आगे बढ़ना पड़ेगा एक साइंटिफिक तरीके से। पहले तो मैं ये कर दूं, इंटरनल मेडिसिन नहीं है, मेरा कम्युनिटी मेडिसिन है जी, पब्लिक हेल्थ। क्षमा चाहती हूं जी। अच्छा, डेफिनेटली देखिए, गंगा खेड़कर साहब ने कहा था कि हमें जो है लंबे समय तक ये इस पे डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप के वायरस में म्यूटेशंस होते रहते हैं और हम इन म्यूटेशंस को जितना जल्दी पता कर लेंगे उतना अच्छा होगा। और म्यूटेशंस हमेशा होते रहेंगे, सारे म्यूटेशंस हमें मतलब नहीं रहता। कुछ म्यूटेशंस हो सकता है वायरस के लिए ही घातक हो, वायरस ही खत्म हो जाए। कुछ म्यूटेशंस ऐसे होते हैं कि उन कोई अंतर नहीं, जैसे चल रहा है वैसा ही, या हो सकता है जो नया म्यूटेशन है वो बहुत ही घातक हो जाए। इस पे हमें नजर रखनी पड़ेगी और उसी पे डिपेंड करता है कि अगला जो प्रेडिक्शन होगा कि कितना बड़ा आ सकता है हमारा 3rd वेव, 4th वेव, 5th वेव या 10th वेव। हाँ। ये गवर्न करता है कि ससेप्टेबल पॉपुलेशन कितना है आपके पास, कि जिनको इन्फेक्शन हो सकता है। जो जैसे अभी तक है हमारे पास ये है कि जो नेचुरल इन्फेक्शन हो रहा है, दे आर बेटर प्रोटेक्टेड देन एनी वैक्सीन, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन है। तो क्या जो नया स्ट्रेन आ रहा है उनको इन्वेड कर देगा, आगे जो आ रहा है, ये सब हमें जो है समय रहते अगर पता चल जाता है तो हम प्रेडिक्ट इजिली कर सकते हैं कि आपका जो है जो न्यू स्ट्रेन आने वाला है वो कितना बड़ा होगा। क्योंकि अगर उसने पहले के वैक्सीन दिए हुए लोगों को भी बाईपास कर दिया, पहले के नेचुरल इन्फेक्शन को भी बाईपास कर दिया, तो उसके लिए एंटायर पॉपुलेशन ससेप्टेबल होगा और वह कितना भी बड़ा हो सकता है। जो अभी है कुछ नहीं, इससे भी बहुत बड़ा हो सकता है। या म्यूटेशन हो जैसे अभी भी हुआ है, जो एविडेंसेस हमें मिल रहे हैं ग्लोबली कि ऑलरेडी जिनको नेचुरल इन्फेक्शन था उनको इन्वेट करने में उतना सक्षम नहीं है जितना कि वैक्सीन को कर दे रहा है। इन्फेक्शन हो रहा है, वैक्सीन के बाद देखिए क्या हो रहा है कि हमें
सीवियरिटी कम हो रही है। जो अभी तक एविडेंसेस आ रहे हैं कि वैक्सीन लेने वालों में सीवियरिटी कम हो रही है, लेकिन इन्फेक्शन होने का खतरा जैसा कि हमें लगता था कि वो भी कम होना चाहिए, वो उतना नहीं है। बिल्कुल ठीक है। रमन तो ये तो हमें करते रहना पड़ेगा। जी, मैं रमन गंगाखेडकर जी का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। रमन गंगाखेडकर जी, अगर वैक्सीन डिप्लोमेसी हमने ना दिखाई होती तो क्या आज स्थिति कुछ बेहतर होती? क्योंकि इस समय देश में वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं हम। मुझे एक लगता है कि हम क्या करते थे तो ये नहीं होता था, ये हमारी सोच जो होती है उसको हमको बदलने की कोशिश करना चाहिए। और इस वक्त तो भी कि जब हम बड़ी लड़ाई कर रहे हैं कि जहां हम ये विषाणु इतने खतरनाक ढंग से फैल रहा है, उस टाइम पे हमने सोचना क्या मैं ऐसा करता था तो बदलता था, ये एक ही बात को बताता है कि आज भी मैंने ये इन्फेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया है, उसकी चुनौती मान नहीं रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ ये क्यों हुआ होगा। अब वो क्यों हुआ होगा तो भी अभी तो है, अभी उसके साथ मैं कैसे लड़ाई करूं ये मुझे सोचना पड़ेगा। अब मैंने सोचा भी कि वैक्सीन डिप्लोमेसी की वजह से शायद हमारे यहाँ किल्लत आ गई वो वैक्सीन के डोसेज की, लेकिन वो वापस तो हम ला नहीं सकते। आज हमको आगे का सोचना पड़ेगा कि हमारे यहाँ हम वैक्सीन कैसे ला पाएंगे जो सारे लोगों को हमको वैक्सीन इम्यूनाइज करने के लिए काम आ पाए। हमको थोड़ा सा आगे का सोचना पड़ेगा, पीछे मुड़ के देखना या हाइंडसाइट में उसके ऊपर कमेंट करना, ये समय आएगा। जब ये समय वो डिक्लाइन की तरफ आएगा, ये इन्फेक्शन सेकंड वेव जब वो कम होते हुए नजर आएगी, उस टाइम पे हमारे पास समय ही समय रहेगा कि हमको आगे वो बढ़ना नहीं चाहिए, तीसरी वेव आना नहीं है। मैंने क्या काम गलत किया। रमन जी, क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है? जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू या नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, वो विकल्प पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो रहा है और इसीलिए हम संक्रमण की चेन को नहीं तोड़ पा रहे हैं? लॉकडाउन पे मैं खासतौर पे जानना चाहती हूँ कि लग रहा है कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की अब देश को जरूरत है, क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं देश विदेश के। नहीं, लोग कुछ कहे, मेरा खुद का ओपिनियन शायद अलग है जी। ये जो इन्फेक्शन है पहली वेव में जब आया था, ये इन्फेक्शन अपने देश में आना नहीं चाहिए, इसलिए लॉकडाउन लगाना जरूरी था। समझ गए, आ भी गया तो सारे स्टेट्स में जाना नहीं चाहिए, इसलिए सबको लॉकडाउन लगा के हमने घर में रखने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद ये चारों तरफ फैल गया। अभी आप देखेंगे सेकेंड वेव में समझ लीजिए महाराष्ट्र में तेजी से चल रही है, दिल्ली में अच्छी तेजी से है, गुजरात में है, यूपी में है, लेकिन वैसे नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। ये हेट्रोजेनिटी जो होती है, यानी अलग अलग लेवल पे जब हम रहते हैं, मैंने नेशनल लॉकडाउन लगाया, कुछ फायदा होना नहीं है। दूसरी बात आप एक समझ लीजिए कि इसका सबसे बड़ा असर इकोनॉमी पे भी होने का उतना ही खतरा होता है। अब ये लाइवलीहुड वर्सेस हेल्थ, ये ऐसा आउटकम ऐसे हमको लड़ना मुझे बराबर नहीं लगता है। हमको कैलिब्रेटेड लॉकडाउन जो आज जो सरकार कर रही है कि आपको डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच रखना पड़ेगा। कहीं वो तेजी से बढ़ रहा है या हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को तकलीफ हो रही है उनको संभालने में पेशेंट, तो ऐसी जगह पे आपको लॉकडाउन लगाना, आपको उनका कैलिब्रेटेड अप्रोच रखना है कि एक छोटे इलाके में मैं कैसे बंद करूंगा तो नए केसेस न उभरे। और ये जो पार्शियल लॉकडाउन की जो अप्रोच है, सैटरडे संडे बंद कर दूंगा या दिन में 6 घंटे बंद कर दूंगा, ये गलत अप्रोच है, क्योंकि आप जितना समय लोगों को देंगे उनके जरूरतों के लिए, वो उतना ही वहां जाके क्राउडिंग करेंगे। ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं होगा। आप अगर 24 घंटे में से और कम कर डाले टाइम, उसको बोले कि सिर्फ 6 घंटे में जाके आपने खरीदी करना है, तो वही 100 लोग वो 6 घंटे में जाए। बिल्कुल सही बात है। कोई ऐसा वायरस का कोई समय नहीं है कि वो वीकेंड पे फैलेगा और वीकडेज में नहीं फैलेगा। मणिंद्र अग्रवाल प्रोफेसर हैं IIT में। मणिंद्र अग्रवाल, आपको क्या लग रहा है, क्या हम पीक पर पहुंच गए हैं? आपकी रिसर्च, आपका आंकड़ा क्या कहता है? और क्या लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है? जैसे डॉक्टर रमन के अपने व्यूज हैं, उस तरह आपके अपने क्या मानना है? हमारा जो मॉडलिंग इनका जो हम कोविड की कर रहे हैं पिछले लगभग 1 वर्षों से और उसको लगातार ट्रैक कर रहे हैं, तो इस समय हमारा अंदाज मॉडल के द्वारा ये निकल के आ रहा है कि हम लगभग अपने उच्चतम स्तर पे हैं। ठीक है। अगर आप डेटा भी देखें, यदि आप, हालांकि अब कल के दिन में सबसे अधिक केसेस आए 4,12,000 करीब, लेकिन
आप देखें 10 दिन का डेटा देखें पिछले, तो 3,90,000 से 4,10,000 के बीच में ही केसेस हैं। एक का केवल संडे वाला छोड़ दिए जब नंबर्स कम होते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि हम टेपरिंग ऑफ कर रहे हैं केसेस में और पीक के पास ही होता है। तो ये हमारा अंदाज है कि हम शायद बहुत दूर नहीं है पीक से। जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ डॉक्टर के साथ कि नेशन वाइड लॉकडाउन इस समय लगाने का ज्यादा मुझे कुछ औचित्य नहीं दिखता है। अब क्योंकि हर जगह अलग अलग स्थिति है। कानपुर शहर में इस समय कल के दिन में 700 नए केसेस आए, 1500 लोग डिस्चार्ज हुए। यहाँ का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। ठीक है, हॉस्पिटल्स में बेड्स भी इस समय अवेलेबल है। तो यहाँ पे कानपुर शहर में लॉकडाउन लगाने का कोई ज्यादा औचित्य नहीं दिखता। तो लेकिन उसी प्रकार उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जहाँ की हेल्थ व्यवस्था चरमरा रही है, वहाँ पे लॉकडाउन लगाने की संभावना पे विचार किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार पॉजिटिविटी रेट देखकर उस इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाकर उस तरीके से सरकारों को आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर कंप्लीट लॉकडाउन किया जाएगा तो शायद वो एक अच्छा हल नहीं है। मैं रमन गंगाखेडकर जी ने भी अपने विचार रख दिए। अंशुमन कुमार जी का मैं रुख कर लेती हूँ। अंशुमन जी, आपको क्या लग रहा है? आप डॉक्टर हैं, जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं, जिस तरीके से ये लहर आगे बढ़ रही है, आज 4,14,000 मैक्सिमम केसेस आ चुके हैं, ऐसे में आपका लॉकडाउन को लेकर क्या विचार है? आपको क्या लगता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स अपनी एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ अपनी बात को आगे रखें और फिर सरकार को भी रणनीति बनाने में सुविधा हो। बहुत अच्छी बात कही शोभना। पिछले साल से मैं एक ही बात कहता आया हूँ, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करो, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये बहुत जरूरी है। हाँ। और एक्सटेंडेड लॉकडाउन जब पिछले साल भी किया जा रहा था तो मैं इसके विरोध में ही बोल रहा था, आज भी उसके विरोध में बोल रहा हूँ। इस बात को समझने की जरूरत है। ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए कि कंट्री को लॉकडाउन कर लो। अब जीविका और जीवन दोनों में हमें समन्वय बिठाना है। आप क्या हो, लॉकडाउन का उद्देश्य समझ लो, उसके बाद जो मर्जी है सरकार को करे या जिसको जो मर्जी है। 3 उद्देश्य होते हैं। मिटिगेशन मतलब संक्रमण की गति को धीमी करना, प्रिपेयर्डनेस अस्पताल, बिस्तर, ऑक्सीजन, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर की तैयारी कर लेना, एंड टेस्टिंग बढ़ा लो। जहां जहां ज्यादा केसेज हैं उसको रेड जोन डिक्लेयर करके कंटेन करो, बाकी चीजों को चालू करो। लेकिन अफसोस बस 1 साल हो गया, ऑक्सीजन की क्राइसिस, जो ABC ऑफ मेडिकल साइंस है हमारा, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, अगर इमरजेंसी मरीज ज्यादा 3 चीजें हमें इंश्योर करनी होती है कि MBBS डॉक्टर को, उसमें ऑक्सीजन ही नहीं है। 1 साल में तैयारी नहीं हुई, अब लॉकडाउन करके क्या आप तैयार कर लेंगे ऐसा जो पिछले साल तैयार नहीं किए। इसका मतलब ये है कि जहां संक्रमण ज्यादा है उसको आप कंटेन करें, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाइए, वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाइए और कंट्री को पॉलिसी के तहत चलने दीजिए। एडहॉकिज्म और इंपल्सिवनेस का डिसीजन हर समय आपको बुरा पड़ेगा। मेडिकल समीकरण पे नहीं चलता, 2+2 4 नहीं होता है मेडिकल में। मेडिकल बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम है, इसको मेडिकल की नजर से देखना पड़ेगा। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं। डॉक्टर संजय राय, एक ठोस रणनीति की अब जरूरत है। यहाँ पर मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी और ब्रेक से लौटकर डॉक्टर संजय से जानेंगे कि वो जो ठोस रणनीति है, चाहे वो वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर हो, चाहे इस नंबर ऑफ केसेस को कम करने को लेकर हो, अब वो क्या कदम है जिनको अर्जेंट बेसिस पर सरकारों को, नागरिकों को उठाना चाहिए। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट के आ रहे हैं। बड़ी चर्चा लगातार जारी है, आप देखते रहिए ABP न्यूज। हमारी में जब सर्दी खांसी का जोर, संडुबाम से भाग लो, सांस लो। ABP न्यूज आपको रखे आगे। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच पीएम मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ की हालात की समीक्षा। 4 मुख्यमंत्रियों से फोन पर लिया अपडेट। बोले कोरोना से जंग में तीनों सेनाएं मुस्तैद। कोरोना से जंग में जुटे सेना, पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं की तारीफ की। कहा जल, थल और नभ में हमारे सशस्त्र बलों ने कोविड के खिलाफ जंग में मजबूती प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। देश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 4,12,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 3,980 कोरोना मरीजों की मौत।
दिल्ली में 25% नीचे आई कोरोना संक्रमण दर। एक दिन में कोरोना के 19,000 से ज्यादा केस, 335 लोगों की गई जान। राज्य में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 90,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत के आंकड़ों में मामूली कमी। एक दिन में करीब 850 लोगों की मौत, 62,194 नए केस सामने।